शहर जाने वाली सड़क उस सुबह कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थी। बार बार घड़ी देखता हुआ हरदेव सिंह बेचैन था। आज की अपॉइंटमेंट उसके बेटे की नहीं, उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। आंगन में खड़ी गाड़ी के पास पहुंचते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। सामने से आते सूरज को हरदेव ने ऐसे देखा जैसे वो इंसान नहीं, उसकी झुंझलाहट का बोझ हो। इतनी देर से क्यों उठा? चल, गाड़ी निकाल जल्दी। लगता है कि तू अपनी औकात भूल गया है, इसीलिए तेरी गलतियां बढ़ती जा रही हैं। एक बार इस झंझट से निकलूं, फिर तुझे बताऊंगा। हरदेव की आवाज में वही पुराना घमंड था जो सालों से इस घर की दीवारों में गूंजता आया था। सूरज चुपचाप ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हरदेव को नहीं पता था कि आज जिस शहर की तरफ वो जा रहा है, अपनी किस्मत को आजमाने, उस किस्मत के दरवाजे की चाबी तो उसकी गाड़ी में ही मौजूद है। आज वक्त ऐसी करवट लेने वाला है कि सब कुछ उलट पलट जाएगा। मेरा नाम सूरज है। ये हवेली, ये जमीन, ये गाड़ियाँ, ये सब कभी मेरे पापा का होता था। मैं अपने माँ बाप का इकलौता था, उनका बहुत लाडला और आंख का तारा। मेरे पापा रघुवीर सिंह इसी गांव की मिट्टी में पले बड़े थे, जबकि मेरे चाचा हरदेव सिंह को शुरू से ही शहर की रंगीन चकाचौंध पसंद थी। दादाजी के जाने के बाद जायदाद का बंटवारा हुआ तो चाचा अपना हिस्सा लेकर शहर में शिफ्ट हो गए थे। पापा को अपने गांव से बहुत प्यार था। उन्होंने अपना हिस्सा संभाला और अपनी मेहनत से उसे दुगना तिगना कर दिया। मुझे याद है वो दिन जब मैं छोटा था। पापा मुझे गोद में बिठाकर कहते थे, सूरज बेटा, यह हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं है, यह हमारी इज्जत है। तुम्हें बड़े होकर इसकी सुरक्षा करनी है। मैं हंसते हुए उनके गले लग जाता था। हमारी जिंदगी बहुत सुकून भरी थी। पापा ने अपनी मेहनत के दम पर इतना कुछ बना लिया था कि लोग हमसे बहुत जलते थे। इतनी बड़ी हवेली, दुकान, हर चीज पापा के नाम पर थी। चाचा कभी कभी शहर से मिलने आ जाते तो पापा उनकी बहुत इज्जत करते थे। हालांकि मैंने अक्सर चाचा की आंखों में पापा की तरक्की को देखकर एक अजीब सी जलन महसूस की थी। लेकिन उस वक्त मैं बच्चा था, उन चीजों को समझ नहीं सकता था। मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए पापा ने मुझे शहर के सबसे बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया था। मैं हॉस्टल में रहता था और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। जिंदगी बिल्कुल फूलों की सेज की तरह लग रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे आने वाले समय में कांटे मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो एक मनहूस शाम थी जब वार्डन ने ऑफिस में बुलाया। उनका चेहरा उतरा हुआ था। सूरज बेटा, हिम्मत रखना, तुम्हारे गांव से फोन आया है। उनके शब्द मेरे कानों में तेजाब की तरह उतर रहे थे। तुम्हारे माँ बाप की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं किसी हालत में हॉस्टल से निकला और अपने गांव वापस पहुंचा। मुझे इनमें से किसी भी चीज का होश नहीं था। जब मैं वापस हवेली गया तो वहां कोहराम मचा हुआ था। बहुत सारे लोग जमा थे। औरतें रो रही थी। मेरे सिर से मेरे माँ बाप का साया हमेशा के लिए उठ चुका था। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था। मैं दुख से बेहाल होकर पत्थर बने कोने में बैठा था। मेरी आंखें बिल्कुल सूख चुकी थीं। शायद आंसू भी मेरी किस्मत से नाराज हो गए थे। अंतिम संस्कार के बाद मेरे चाचा हरदेव सिंह शहर से अपने परिवार सहित हवेली में आ गए। लोगों के सामने उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया, मगर उनके एहसास में वो अपनापन नहीं था जो पापा के गले लगाने पर होता था। तुम फिक्र मत करो सूरज, चाचा ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बुलंद आवाज में कहा था, ताकि गांव वाले भी सब कुछ सुन सकें। मैं हूं ना, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे पापा की जगह हूं। ये सब कुछ अब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उनकी बात पर भरोसा किया। मुझे लगा कि मेरे चाचा सच में मुझे संभाल लेंगे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि सांप अपनी केंचुली बदल सकता है, लेकिन फितरत नहीं। अभी पापा की तेरहवीं हो पाई थी कि चाचा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक सुबह मैं अपने कमरे में पापा की तस्वीर को लेकर बैठा था कि चाचा अंदर आए। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। सूरज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उनका अंदाज बदल चुका था। उसमें वो अपनापन अब गायब था। मैं इज्जत से खड़ा हो गया। जी चाचा जी। देखो बेटा, तुम्हारे पापा ने कारोबार फैलाने के चक्कर में बहुत सारा कर्ज ले रखा था। उन्होंने कागज मेरे सामने फेंकते हुए झूठ बोला। ये देखो, उन्होंने ये हवेली और जमीन मेरे पास गिरवी रखवाई थी ताकि मैं उनका कर्ज उतार सकूं। अब क्योंकि वो तो रहे नहीं हैं, तो कानूनी तौर पर ये सब कुछ अब मेरा है।
ये सुनते ही मैं तो दंग रह गया। लेकिन चाचा, पापा ने तो कभी भी किसी तरह के कर्ज का कोई जिक्र नहीं किया था। हमारा काम तो बहुत ही अच्छा चल रहा था। तुम अभी बच्चे हो बेटा, तुम्हें क्या पता कि कारोबार के दांव पेच क्या होते हैं। चाचा ने कड़क अंदाज में मुझे टोका। उनकी आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सारा हिसाब कर लिया है। तुम्हारे बाप पर इतना कर्ज था कि सब कुछ बेचकर भी पूरा नहीं हो सकता। वो तो मैं भाई के नाम की इज्जत रखने के लिए अब तक अपना मुंह बंद रखे हुए हूँ। मेरा दिल ये सब मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मैं अकेला था और वो इस वक्त बहुत ताकतवर थे। मैं गांव के कुछ बड़ों से बात करने की कोशिश की, लेकिन चाचा ने पहले ही सबको अपने शीशे में उतार लिया था। वो शहर के चालाक आदमी थे। गांव के सीधे साधे लोगों को अपनी बातों में उलझाना बहुत अच्छे से जानते थे। सबने यही कहा कि हरदेव सिंह ठीक ही कह रहे होंगे, वो तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारा बुरा क्यों चाहेंगे। और फिर वो भयानक दिन भी आ गया जब चाचा ने मेरा सामान मेरे ही कमरे से बाहर निकलवा दिया। ये ऊपर वाला पोर्शन विक्रम और मेरी बेटियों के लिए है। चाचा ने बड़ी बेरहमी से कहा, तुम अगर यहाँ पर रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी रोजी रोटी खुद ही कमानी होगी। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की गुंजाइश मेरे पास तुम्हें नहीं मिलने वाली। मैं अब अपनी ही हवेली के आंगन में खड़ा हुआ आंखों में आंसू लिए उस आदमी को देख रहा था जिसे पापा ने हमेशा सर आंखों पर बिठाया था। तो फिर मैं कहाँ पर जाऊं चाचा? मेरी आवाज बड़ी मुश्किल से निकली। वो बाहर क्वार्टर में जगह खाली है, वहां पर रह लो। चाचा ने नफरत से नौकरों के कमरों की तरफ इशारा किया। और हाँ, पुराने ड्राइवर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। अगर अब तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें ये काम करना होगा। इसके बदले में तुम्हें खाना भी मिल जाएगा और रहने की जगह भी, और साथ ही अपनी बाकी की जरूरतों के लिए बाहर कोई दूसरा काम धंधा ढूंढ लेना। अगर ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना दरवाजा खुला हुआ है, जहां मर्जी हो जा सकते हो। उस पल मेरा जी चाहा कि मैं चीखूं चिल्लाऊं, सबको बताऊं कि ये सब झूठ है, ये धोखा है। लेकिन मैं जानता था कि मेरी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं है। मेरे पास अब दो रास्ते थे, या तो मैं गांव छोड़कर चला जाता या फिर दर दर की ठोकरें खाता। अब क्या करता? हवेली में नौकर बनता या फिर सही वक्त का इंतजार करता? मैंने इसीलिए दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ना चाहता था। मैं बहुत अच्छे से ये बात जानता था कि सिर्फ पढ़ाई ही वो ताकत है जिससे मैं अपने अधिकारों को वापस हासिल कर सकता हूँ। मुझे मंजूर है चाचा, मैंने सर झुकाकर कहा। ये सुनते ही उनके होठों पर एक जीत भरी मुस्कुराहट फैल गई। उन्हें लगा कि उन्होंने मुझे तोड़ दिया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उन्होंने एक चट्टान को अच्छे से तराशने का काम शुरू कर दिया है। उस दिन के बाद से मैं मालिक से नौकर बन गया। मैंने ड्राइवर का काम संभाल लिया। वो हवेली जहाँ कभी मेरा ऑर्डर चला था, अब वहाँ मुझे खुद ऑर्डर दिया जाने लगा। चाचा की बेटियों को मैं स्कूल छोड़ने जाता, चाचा को उनके काम से शहर ले जाता, उनकी पत्नी के लिए घर का सामान लेकर आता। ये सब अब मेरी जिम्मेदारी बन गया था। रात को जब सब सो जाते, मैं क्वार्टर की धीमी रोशनी में अपनी किताबें खोल लेता। मैंने शहर में कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। इसके साथ ही कुछ अच्छी स्कॉलरशिप के बारे में भी मैंने जानकारी जुटाई और फॉर्म भर दिए, ताकि स्कॉलरशिप के पैसों से मैं अपनी वो डिग्री हासिल कर सकूं जो मेरा सपना है। इसके बाद मैंने एडमिशन लिया और प्राइवेट एग्ज़ाम देता रहा। साथ ही साथ मैंने अपने काम को सिर्फ डिग्रियों तक ही नहीं, बल्कि अनुभव में भी बदलना शुरू कर दिया था। ये सब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि चाचा की एक तीखी नज़र मुझ पर रहती थी। लेकिन शहर में कमाए हुए पैसों में से जब कुछ हिस्सा मैं उनके हाथ में रख देता था, तो उन्हें तसल्ली हो जाती थी कि मैं तो बस शहर में छोटी मोटी मजदूरी करके ही सिमट कर रह चुका हूँ और अब मेरा कोई खास भविष्य नहीं है। और इस तरह से कई सालों का वक्त बीत गया और चाचा को कभी भी पता नहीं चला कि मैं असल में अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ। मेरी आंखों में नींद की जगह थकान नहीं थी, बल्कि खुद को साबित करने का जुनून था। मैं चाचा को ये दिखाना चाहता था कि वो मुझसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन मेरी किस्मत नहीं। चाचा शहर के रहने वाले थे। उन्हें गांव की परंपराएं और यहाँ की रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। शहर की दौलत और हवेली के घमंड ने उन्हें अंधा कर दिया था।
वो समझते थे कि पैसा ही हर मुसीबत का हल है। यहाँ के ठाकुर साहब, भैरव ठाकुर, वो बहुत ताकतवर और लालची इंसान थे। गांव में उनकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। चाचा की अकड़ ठाकुर साहब को एक आंख भी पसंद नहीं आती थी। चाचा जब भी गांव की पंचायत में बैठते तो ठाकुर की बात काटने की कोशिश करते। वो हर वक्त अपनी दौलत का रौब झाड़ते थे। ये देहाती लोग क्या जाने कि कानून क्या होता है, चाचा अक्सर घर में कहा करते थे। यही लड़ाइयां फिर धीरे धीरे दुश्मनी में बदलने लगी थीं और फिर वो हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चाचा का बेटा विक्रम, जो बहुत बिगड़ा हुआ था और रईसी में डूब चुका था, उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। एक दिन बाजार में विक्रम और ठाकुर साहब के बेटे आदित्य का आमना सामना हो गया। बात तो मामूली सी थी, शायद गाड़ी रास्ते से हटाने पर उनकी बहस शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे तीखी हो गई। दोनों तरफ जवान खून था और अहंकार भी सिर चढ़कर बोल रहा था। फिर बात गाली गलौज से बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई। बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मैं भी उस वक्त कुछ ही दूरी पर मौजूद था। चाचा के लिए दवाइयां लेने आया था। भीड़ देखकर और शोर सुनकर मैं उसी तरफ भागा तो देखा कि विक्रम और आदित्य एक दूसरे से बुरी तरह से उलझ रहे थे। तभी अचानक आदित्य ने गुस्से में आकर अपनी जेब से कुछ निकाला। वो एक हथियार था, जिसे देखकर लोगों में भगदड़ सी मच गई। विक्रम ने अपने आप को बचाने के लिए आदित्य को धक्का दिया, जिस वजह से उसका पैर फिसल गया और वो पास में पड़े हुए एक भारी पत्थर के ऊपर जा गिरा। एक बहुत भयानक आवाज आई और फिर खामोशी पसर गई। आदित्य जमीन पर एकदम सीधा पड़ा था। उसके सिर से भयंकर चोट की वजह से जिंदगी की उम्मीद जैसे धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को भी समझने का मौका ही नहीं मिला। विक्रम घबराकर पीछे हटा। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और वो चिल्लाने लगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये तो खुद ही इस पर गिर गया। वो चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठाकुर साहब के आदमियों ने विक्रम को घेर लिया। मैंने बड़ी मुश्किल से भीड़ को चीरकर विक्रम को गाड़ी में डाला और वहां से निकला। अगर उस वक्त हम लोग वहां से नहीं निकलते तो शायद वो लोग विक्रम को वहीं पर खत्म कर देते। हवेली पहुंचकर जब विक्रम ने चाचा को पूरी बात बताई तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ियां हवेली के बाहर आकर खड़ी थीं। ठाकुर साहब ने अपने बेटे की हादसे में गई जान को एक प्लानिंग के तहत किए गए हमले का रंग दे दिया था और एफआईआर दर्ज करवा दी थी। ये इल्जाम काफी गंभीर था। इरादतन जान से मारने की कोशिश की धाराएं लगाई गई थीं। चाचा ने हाथ पर बहुत मारे, अपना स्टेटस, रुतबा सब कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन ठाकुर के सामने उनकी एक भी नहीं चली। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। हालात ऐसे थे कि चाचा का इकलौता बेटा जेल की सलाखों के पीछे था। केस बेहद कमजोर था। गवाह सारे ठाकुर के थे और सबूत भी उनके खिलाफ जा रहे थे। चाचा को अपनी दौलत, अपनी हवेली, अब सब कुछ बेकार लगने लगा था। आज वही दिन था जब चाचा को किसी ने राय दी थी कि इस मुसीबत से सिर्फ एक ही इंसान उन्हें निकाल सकता है, शहर का सबसे बेहतरीन और दिलेर वकील एडवोकेट अर्जुन सिंह। सुना था कि वो वकील नहीं, जादूगर है। हारे हुए केस को जिताना भी उसके बाएं हाथ का खेल है। चाचा ने तुरंत ही उससे मिलने का ठान लिया। गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। शीशे से नजर आने वाला नजारा धुंधला हो रहा था। शायद मेरी आंखों की नमी थी या मौसम का असर। थोड़ा तेज चला सूरज, चाचा की चिड़चिड़ाती हुई आवाज आई। अगर हम वहां वक्त पर नहीं पहुंच पाए तो ये अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो जाएगी। तुम्हें पता भी है कि वो कितना बड़ा वकील है। मैं चुपचाप एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। जानता हूँ चाचा जी, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने अपने दिल में कहा। चाचा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो फोन पर लगातार किसी से बात कर रहे थे, अपनी सिफारिशें जोड़ रहे थे और मिन्नतें कर रहे थे। वो इंसान जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, आज अपने बेटे की जिंदगी के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। कुदरत का बदला भी कितना खामोश होता है। चाचा मेरी जायदाद हड़प करने के बाद मुझे बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन आज वो अपनी ही औलाद को बचाने के लिए अपनी सारी दौलत लुटाने को तैयार थे। हम शहर की सीमा में दाखिल हो गए। वहां की तेज हवाएं मेरा स्वागत कर रही थी। ये वही शहर था जहां मैंने अपनी रातें जाग जाग कर काटी थी,
जब मैं चाचा के घर में नौकर की तरह काम करता था और साथ ही शहर में नौकरी करने के दौरान मैंने अपनी कानून की पढ़ाई भी जारी रखी थी। गाड़ी कचहरी की तरफ मुड़ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज मेरी बरसों की गई मेहनत अपना असली रंग लाने वाली थी। आज पर्दा उठने वाला था। गाड़ी पार्किंग में लगाओ और तुम यहीं रुको। चाचा ने गाड़ी रोकते ही मुझे ऑर्डर दिया। मैं वकील साहब से मिलकर आता हूँ। मैंने उनके कहे के हिसाब से गाड़ी रोक दी। चाचा तेजी से उतरे और अपने कोट के बटन बंद करते हुए आगे बढ़ गए। मैंने उन्हें जाते हुए देखा। फिर मैंने गाड़ी का इंजन बंद किया, डैशबोर्ड से अपना काला चश्मा उठाया और आंखों पर लगा लिया। मैंने गहरी सांस ली और खुद से ही कहा, चलिए चाचा जी, अब आपसे मुलाकात आपके वकील के चैम्बर में होगी। मैं गाड़ी पार्किंग में लगाकर वहीं खड़ा रहा। मेरी नजरें लगातार कचहरी के हालात और उस शानदार बिल्डिंग पर जमी थी, जहां इंसाफ बिकता भी था और मिलता भी था। चाचा हरदेव तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर चले गए। उनके चलने के अंदाज में वो पुरानी अकड़ नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उलझन और लड़खड़ाहट थी। मैंने सुकून की गहरी सांस ली और सीट की पीठ से टिक गया। मैं जानता था कि अंदर क्या होने वाला है। मैंने अपने जूनियर, जो कि मेरे चैम्बर में मेरा असिस्टेंट भी था, उसे पहले ही हिदायतें दे रखी थी कि आज आने वाले किसी भी क्लाइंट को किसी भी तरह से मुझसे मिलने ना दिया जाए, खास तौर पर अगर उसका नाम हरदेव सिंह हो और वो गांव से आया हो। तकरीबन आधे घंटे के बाद चाचा वापस आए तो उनका चेहरा लाल हो रहा था। वो गुस्से और मायूसी की मिलीजुली हालत में थे। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा जोर से खोला और सीट पर धड़ाम से बैठ गए। किस किस्म का सिस्टम है? लूट मार मचा रखी है इन सब ने। चाचा ने मुट्ठी बांधकर सामने वाली सीट पर दे मारी। उनकी आवाज में हद से ज्यादा झुंझलाहट थी। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और शीशे से उनकी तरफ देखा। क्या हुआ चाचा जी? क्या वकील साहब नहीं मिले? मैंने बड़ी मासूमियत से सवाल किया, हालांकि जवाब मुझे अच्छे से पता था। अरे क्या खाक मिलेंगे, वो तो खुद को भगवान समझकर बैठे हैं। चाचा ने नफरत से थूक निगला और फिर बेबसी से खिड़की से बाहर देखने लगे। उनके असिस्टेंट ने कहा कि एडवोकेट अर्जुन सिंह अभी व्यस्त हैं। वो छोटे मोटे केस खुद नहीं देखते। कहते हैं कि पहले फाइल जमा करवाओ। अगर वकील साहब को केस में कुछ दम लगेगा तो फिर वो आगे खुद बात करेंगे। अकड़ तो देखो जरा इन लोगों की। वो बंदा बात तक करने को तैयार नहीं है। मैंने दिल ही दिल में खुद से मुस्कुरा लिया। ये वही घमंड था जो कभी चाचा की पर्सनैलिटी का हिस्सा हुआ करता था। आज वही व्यवहार जब उनके सामने आया तो उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो अब क्या ऑर्डर है चाचा जी? क्या वापस हवेली चलें या फिर किसी और वकील के पास चलना है? मैंने बड़े ही नरम अंदाज में पूछा। नहीं, वापस चलो, चाचा ने थके हुए अंदाज में कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। शहर के 4 बड़े वकीलों के पास मैं पहले से ही होकर आया हूँ। सबने ही केस की फाइल देखी और हाथ जोड़कर माफी मांग ली है। भैरव ठाकुर का नाम सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। कोई भी इस मुसीबत से टक्कर नहीं लेना चाहता। सिर्फ एक यही एडवोकेट अर्जुन बचा है। इसके बारे में हर किसी की जुबान पर यह मशहूर है कि वो किसी से भी नहीं डरता, लेकिन उस तक पहुंचना तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री तक पहुंचना भी इससे आसान हो। वापसी का सफर खामोशी में कटा। चाचा पूरे रास्ते फोन पर कई सारे लोगों से बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर तरफ से उन्हें मायूस कर देने वाला जवाब ही मिला। वो शख्स जो अपनी पावर के नशे में चूर रहता था, आज शहर की सड़कों पर एक बेबस पिता बनकर घूम रहा था। हवेली पहुंचते ही जैसे कोई दुख का पहाड़ टूट पड़ा। चाचा की पत्नी, जो कभी मेरी माँ के साथ बैठना भी अपनी बेइज्जती समझती थी, वो दरवाजे पर ही खड़ी थी। चाचा को खाली हाथ देखकर उनका रोना धोना शुरू हो गया। क्या आपने कुछ भी नहीं किया? मेरा बेटा वहाँ जेल की काल कोठरी में सड़ रहा है और आप हैं कि यहाँ हाथ पर हाथ धरकर वापस आ गए। उन्होंने रोते हुए चाचा का गिरेबान पकड़ लिया। उनका मेकअप आंसुओं से बिल्कुल गीला हो चुका था और चेहरे पर दहशत दिख रही थी। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? मैंने क्या नहीं किया? चाचा ने बेबसी से उन्हें खुद से अलग किया। अरे, शहर का हर दरवाजा खटखटा लिया है। कोई भी वकील इस केस को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। सभी कहते हैं कि ये केस कमजोर है। गवाह सारे हमारे खिलाफ हैं।
ठाकुर ने ऐसा जाल बनाया है कि इससे निकलना नामुमकिन लग रहा है। मैं खामोशी से उनके पास से गुजरकर अंदर जाने लगा तो मेरी चाची की नज़र मुझ पर पड़ी। अरे ओ सूरज, खड़ा क्या है? क्या तमाशा देख रहा है? जाओ तुम, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ, मेरा गला सूख रहा है। उन्होंने हमेशा की तरह मुझ पर जोर से डांटा। हालांकि उनकी अपनी हालत अब रहम खाने के काबिल थी। जी, अभी लाता हूँ। मैंने तुरंत ही सिर झुकाकर नौकर होने का फर्ज अदा किया और किचन की तरफ बढ़ गया। मैं उनकी बदतमीजी का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि मैं जानता था कि ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है जो मुझ पर निकल रही है। पानी का गिलास लेकर वापस आया तो चाचा सिर पकड़कर सोफे पर बैठे थे और मेरी चाची जमीन पर बैठी रो धो रही थी। अगर मेरे विक्रम को कुछ हुआ तो मैं इस हवेली को आग लगा दूंगी। हरदेव, मुझे मेरा बेटा हर हाल में चाहिए, चाहे तो ये सारी दौलत लुटा दो। उनकी आवाज में ममता का दर्द था जो पत्थर दिल को भी पिघला सकता था। लेकिन मैं पत्थर नहीं था, मैं तो वो मूर्ति था जिसे उन्होंने खुद ही तराशा था। अगली सुबह चाचा ने मुझे जल्दी से तैयार होने का ऑर्डर दिया। आज विक्रम से जेल में मुलाकात का दिन है। हम सुबह सवेरे ही निकल पड़े। जेल के बाहर का माहौल हद से ज्यादा घुटन से भरा हुआ था। ऊंची ऊंची दीवारें, उलझे हुए तार और पुलिस वालों की बदतमीजी, ये सब चाचा के लिए नया था, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं अपनी प्रैक्टिस के दिनों में अक्सर इस तरह के माहौल से गुजर चुका हूँ। मुलाकात वाला कमरा बहुत ही बदबूदार और अंधेरे से भरा था। सलाखों के उस पार जब विक्रम आया तो उसे पहचानना ही मुश्किल हो रहा था। वो लड़का जो ब्रांडेड कपड़ों के बिना घर से कभी निकलता नहीं था, आज जेल के गंदे मैले कपड़ों में सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और आंखों के आसपास काले घेरे पड़ चुके थे। पापा, विक्रम ने चाचा को देखते ही सलाखों को पकड़ लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। पापा, मुझे यहाँ से निकाल लो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। यहाँ के लोग बहुत ही खतरनाक हैं। वे मुझे मारते हैं, मुझे गालियां देते हैं। मुझे घर वापस जाना है पापा। ये सुनते ही चाचा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आगे बढ़े और सलाखों के बीच से हाथ डालकर विक्रम का चेहरा छुआ। मेरे शेर, मेरे बेटे, तुम हिम्मत रखो। मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ, हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्द ही तुम्हें मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा। चाचा की आवाज भी भर आई थी। वो अपने बेटे को दिलासा तो दे रहे थे, लेकिन उनके अपने अंदाज में भरोसे की कमी थी। मैं पीछे दीवार से टेक लगाकर खड़ा ये सब देख रहा था। विक्रम की हालत देखकर मुझे तरस नहीं आ रहा था, बल्कि मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब उसने मुझे मेरे ही घर से धक्के देकर निकाला था। पापा, वो ठाकुर झूठ बोल रहा है। मैंने उसके बेटे को जानबूझकर धक्का नहीं दिया था। वो सिर्फ एक हादसा था। आप किसी बड़े वकील को लेकर क्यों नहीं आते हो? विक्रम ने सिसकते हुए कहा। मैं गया था बेटा, कई सारे बड़े बड़े वकीलों के पास गया, लेकिन उन सबने तुम्हारा केस अपने हाथ में लेने से मना कर दिया। फिर मैं एक और बहुत बड़े निडर वकील अर्जुन के पास भी गया, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। चाचा ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। फिर विक्रम ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी बेबसी थी, जैसे वो मुझसे भी मदद की उम्मीद कर रहा हो। हालांकि मैं उसके लिए सिर्फ एक नौकर था। वापस आते समय चाचा बिल्कुल खामोश थे। गाड़ी चलाते हुए मैंने महसूस किया कि वो अंदर से टूट रहे हैं। सूरज बेटा, चाचा ने अचानक धीमी आवाज में मुझे पुकारा। ये शायद सालों बाद था कि उन्होंने मुझे बेटा कहा था। जी चाचा, मैंने चौंक कर शीशे में देखा। तुम तो शहर अपने काम से आते जाते रहते हो ना, तो तुम्हारी मुलाकात भी कई सारे पढ़े लिखे और अच्छे लोगों से हुई होगी। क्या तुम उनमें से किसी ऐसे वकील को नहीं जानते हो जो हमारी मदद कर सके? मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। उनका अंदाज सवाल करने वाले जैसा नहीं, बल्कि भिखारी जैसा था। वो इंसान जिसने मुझे जिंदगी से बेदखल कर दिया था, आज मुझसे मदद मांग रहा था। मैंने एक पल के लिए मुंह बंद रखा, क्योंकि ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये मौका गनीमत था। चाचा जी, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, भला इतने बड़े बड़े लोगों को कैसे जान सकता हूँ? हाँ, मगर मैंने सुना है कि वो एडवोकेट अर्जुन बहुत ही काबिल आदमी है। अगर वो अपने हाथ में केस ले ले तो विक्रम भैया बच सकते हैं। मैंने अंधेरे में ही तीर चला दिया। पर वो तो मिलता ही नहीं है ना, चाचा ने झुंझलाकर कहा। उसके तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। मैं कोशिश करके देखूं? मैंने डरते हुए एक पेशकश की। दरअसल
मेरे स्कूल टाइम का एक पुराना दोस्त है जो कि कचहरी में ही क्लर्क है। शायद वो कोई रास्ता निकलवा दे। चाचा की आंखों में ये सुनते ही उम्मीद की किरण जाग उठी। वो सीट से थोड़ा सा आगे हुए। अच्छा, क्या तुम ऐसा करवा सकते हो? देखो सूरज, अगर तुम मेरी ये मीटिंग करवा देते हो तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम जो मांगोगे वो दूंगा। मैंने दिल में सोचा, जो मांगूंगा चाचा, वो देने के लिए आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए होगा। फिर मैंने सिर हिलाकर कहा कि ठीक है, मैं आज ही अपने उस दोस्त से बात करता हूँ चाचा जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। रात को जब हवेली की रोशनियां बुझ गईं, मैं अपने क्वार्टर में बैठा था। दरवाजा अंदर से बंद करके मैंने अपने बिस्तर के नीचे छुपाया हुआ अपना दूसरा मोबाइल निकाला। ये वो मोबाइल और नंबर था जो सिर्फ मेरे खास क्लाइंट और स्टाफ के पास ही रहता था। मैंने अपने असिस्टेंट रोहित को कॉल मिलाई। हेलो सर। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया। रोहित, कल सुबह 10 बजे हरदेव सिंह को कॉल करना। मैंने अपने वकील वाले अंदाज में, जो नौकर सूरज के अंदाज से बिल्कुल अलग था, इंस्ट्रक्शंस दिया। उन्हें कहना कि एडवोकेट अर्जुन ने उनकी फाइल देख ली है। केस बहुत ही पेचीदा है, लेकिन वो मिलने के लिए तैयार हैं। जी सर, मैं समझ गया। लेकिन मीटिंग के लिए क्या टाइम दे दूं? रोहित ने पूछा। उनसे कहना कि वो परसों कचहरी आ जाएं। लेकिन एक बात याद रखना, उन्हें ये यकीन दिलाना है कि वकील साहब बहुत ही मुश्किल से माने हैं और ये उनके पास आखिरी मौका है। अगर वो लेट हो गए या उन्होंने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो फिर वकील साहब ये केस छोड़ देंगे। मैंने सख्ती से कहा। सर, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं उन्हें ऐसा घुमाऊंगा कि वो अपना सिर ऊपर नहीं उठा पाएंगे। रोहित हंसने लगा। मैंने फोन रख दिया और मुस्कुराकर सामने शीशे में देखा। जाल बिछ चुका था। मछली खुद कांटे की तरफ आ रही थी। मैंने टेबल पर पड़ी कानून की किताब खोली। मुझे विक्रम का केस तैयार करना था। ये सिर्फ चाचा को झुकाने का मामला नहीं था, ये एक बेगुनाह को फांसी से बचाने का मामला भी था। मैं जानता था कि विक्रम बिगड़ा हुआ जरूर है, लेकिन वो कातिल नहीं है और मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता था कि मैं पर्सनल बदले के इंसाफ को मरते हुए देखूं। मेरा बदला चाचा के घमंड से था, उनके बेटे की जिंदगी से नहीं। अगले दिन हवेली में अजीब सी बेचैनी थी। चाचा फोन के पास बैठे थे, जैसे किसी मसीहा की कॉल का इंतजार कर रहे हों। मैं आंगन में गाड़ी धो रहा था जब फोन की घंटी बजी। हेलो। हाँ हाँ जी, मैं हरदेव सिंह ही बोल रहा हूँ। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने कपड़े को निचोड़ते हुए आंख के किनारे से उनकी तरफ देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। मैं पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त पर पहुंचूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी है। चाचा ने रिसीवर रखा तो उनका चेहरा खिल गया। वो तेजी से आंगन में आए। सूरज, अरे ओ सूरज, उन्होंने खुशी से आवाज दी। तुम्हारा काम हो गया बेटा। वकील साहब तो मान गए। उन्होंने परसों बुलाया है। लगता है तुम्हारी सिफारिश काम कर गई या फिर मेरी किस्मत ही जाग उठी है। मैं सीधा खड़ा हुआ और हाथों से अपने झाग को साफ किया। ये तो बहुत अच्छी खबर है चाचा जी। भगवान विक्रम की रक्षा करे। तैयारी कर लीजिए, परसों हमें वक्त से पहले ही पहुंचना है। इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता। अगर ये वकील हाथ से निकल गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। चाचा ने तुरंत भगवान के सामने माथा टेका। वो ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहे थे। मुझे उन पर तरस भी आ रहा था और हंसी भी। वो जिस भगवान को धन्यवाद कह रहे थे, उसी ने उनकी मदद की डोर इस भतीजे के हाथ में पकड़ा दी थी, जिसे उन्होंने दूसरों के सहारे पर छोड़ दिया था। रात को जब मैं चाचा के लिए दवा लेकर उनके कमरे में गया तो वो किसी गहरी सोच में खोए हुए थे। टेबल पर रख दो, उन्होंने इशारा किया। मैं दवा रखकर पलटने लगा तो उन्होंने रोक लिया। सूरज, तुम्हें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? उनकी आवाज़ में ऐसा डर था कि जो मैंने पहले कभी देखा नहीं था। वो एक पिता का डर था। मैंने जिंदगी में बहुत लोगों को गिराया, लेकिन आज अपनी औलाद के लिए डर लग रहा है। अगर विक्रम को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उनकी आंखों में नमी तैर रही थी। ये वो लम्हा था जब मेरा दिल चाहा कि मैं उन्हें सब बता दूं, उन्हें दिलासा दूं कि मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन फिर मुझे पापा का चेहरा याद आ गया। वो धक्के याद आ गए जो मुझे उस घर से निकालते वक्त दिए गए थे। भगवान सब ठीक करेगा चाचा जी, आप बस अपनी नीयत साफ रखिए। मदद भगवान के भरोसे से ही आती है। ये कहकर
मैं कमरे से निकल गया। मैं जानता था कि परसों का दिन बहुत भारी होने वाला है। चाचा कचहरी जाएंगे उम्मीद लेकर, और वहां उनका सामना अपनी जिंदगी के सबसे बड़े झटके से होगा। स्टेज तैयार था, किरदार अपनी अपनी जगह पर खड़े थे, बस पर्दा उठने की देर थी। रात का पिछला पहर था और हवेली पर एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज भी दिल दहला देती थी। मैं अपने क्वार्टर में बैठा अगले दिन की तैयारी कर रहा था। मेरी चारपाई पर दो पोशाकें पड़ी थीं। एक वो ड्रेस जो हवेली के ड्राइवर की पहचान थी, और दूसरा वो काला सूट जो शहर के सबसे बड़े वकील की इज्जत था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने तुरंत वकील के कपड़े छुपा दिए, सारी किताबें तख्त के नीचे कर दी और चादर को अच्छे से नीचे तक फैला दिया। फिर दरवाजा खोला। सामने चाचा खड़े थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और हाथों में फाइल कांप रही थी। सूरज बेटा, तुम अभी भी जाग रहे हो? उनकी आवाज में वो रौब नहीं था जो कभी हुआ करता था। जी चाचा जी, बस सोने ही वाला था। सुबह जल्दी निकलना है ना? हाँ, इसीलिए आया हूँ कि तुम्हें याद दिला सकूं कि सुबह गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम लोग 1 मिनट भी लेट हुए तो वकील साहब मीटिंग कैंसिल कर देंगे। मैंने सुना है कि वो वक्त के बहुत ही पाबंद हैं। चाचा ने परेशानी से माथे पर हाथ फेरा। आप फिक्र ना करिए, मैं अलार्म लगाकर सोऊंगा। गाड़ी बिल्कुल तैयार है, टंकी भी फुल है। मैंने उन्हें तसल्ली दी। चाचा वहीं चौखट पर बैठ गए। वो शायद अंदर से इतने डरे हुए थे कि उन्हें अकेलापन काट रहा था। सूरज, तुम्हें पता है, आज मुझे नींद नहीं आ रही। मेरा विक्रम वहां जेल की ठंडी फर्श पर सो रहा होगा। वो तो मखमल के गद्दों के बिना सोता भी नहीं था। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं। चाचा की आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं उनके पास ही बैठ गया। दिल में अजीब सा तूफान था। ये वही इंसान था जिसने मुझे मेरे ही बाप के घर से निकालकर इस नौकर के क्वार्टर में फेंक दिया था। तब उसे मेरी नींद या मेरी भूख का ख्याल नहीं आया था, मगर आज कुदरत ने हिसाब बराबर कर दिया था। चाचा, भगवान सब ठीक करेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैंने वही रटी रटाई बात कह दी। काश ये वक्त कभी आता ही नहीं। काश मैं गांव के ठाकुर से दुश्मनी मोल न लेता। अब मुझे अपनी दौलत, अपनी जमीन सब बेकार लग रही है। अगर मेरा बेटा नहीं बचा तो फिर ये सब किस काम का है? चाचा ने गहरी आह भरी और उठकर खड़े हो गए। खैर, तुम सो जाओ, सुबह सफर लंबा है। ये कहकर वो अंधेरे में गायब हो गए। मैंने दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस ली। चाचा की तड़प देखकर मुझे खुशी नहीं हुई, बल्कि सुकून जरूर मिला कि कर्मों का फल अटल है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही हम शहर के लिए रवाना हो गए। धुंध बहुत गहरी थी और नजर ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। गाड़ी चलाते हुए मैं बार बार शीशे में चाचा को देख रहा था। वो पिछली सीट पर बैठे बाहर देख रहे थे और बार बार गाड़ी घड़ी पर भी नजर डाल रहे थे। सूरज, गाड़ी तेज चलाओ, हमें हर हाल में 9 बजे कचहरी पहुंचना है, चाचा ने बेचैनी से कहा। चाचा जी, कोहरा बहुत ज्यादा है। अगर गाड़ी तेज चलाई तो भगवान न करे कोई हादसा भी हो सकता है। हम वक्त पर पहुंच जाएंगे, आप परेशान न हो, मैंने नरमी से समझाया। अरे परेशान कैसे ना हो, तुम्हें पता है ना, ये आखिरी उम्मीद है। अगर वो वकील अर्जुन सिंह ने केस लेने से मना कर दिया तो फिर विक्रम को कोई भी नहीं बचा सकेगा। वकील के असिस्टेंट ने साफ कहा था कि साहब मूडी आदमी हैं। अगर फाइल पसंद आई तो बात करेंगे, वरना मिलेंगे भी नहीं। चाचा की आवाज कांप रही थी। मैंने दिल ही दिल में खुद से मुस्कुरा लिया। वो नहीं जानते थे कि एडवोकेट अर्जुन का मूड आज सिर्फ एक ही चीज पर टिका है, और वो है इंसाफ। शहर में दाखिल होते ही चहल पहल बढ़ गई थी। गाड़ियों का शोर और जिंदगी की भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। मैंने गाड़ी कचहरी की तरफ मोड़ी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज के दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था। आज मैं ड्राइवर सूरज से एडवोकेट अर्जुन बनने जा रहा था। मैंने गाड़ी कचहरी के मेन गेट से थोड़ा दूर रोकी। चाचा जी, गाड़ी पार्किंग में लगाने में टाइम लगेगा, आप यहीं उतर जाइए ताकि आपको देर ना हो। मैं गाड़ी लगाकर आता हूँ, मैंने सफाई पेश की। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम ठीक कहते हो। चाचा तुरंत गाड़ी से उतरे। उन्होंने अपना कोट ठीक किया और फिर फाइल सीने से लगा ली। मैं असिस्टेंट के पास जा रहा हूँ, तुम गाड़ी लगाकर वहीं पर आ जाना, उन्होंने कहा और तेज कदमों से भीड़ में खो गए। मैंने सुकून की सांस ली।
पहली स्टेज पूरी हो गई थी। मैंने गाड़ी को आम पार्किंग की बजाय वकीलों के लिए रिजर्व की गई पार्किंग की तरफ मोड़ा। गेट पर खड़े गार्ड ने गाड़ी पहचान ली और तुरंत बैरियर हटाकर सैल्यूट किया। मैंने गाड़ी अंदर पार्क की और अपने चैम्बर के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये रास्ता सिर्फ मेरे पर्सनल स्टाफ ही इस्तेमाल करता था। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने ऑफिस में दाखिल हुआ। मेरा असिस्टेंट रोहित वहां मौजूद था और बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था। सर, आप आ गए? हरदेव सिंह पहुंच चुके हैं। वो बाहर वेटिंग रूम में बैठे हैं। रोहित ने मुझे जानकारी दी। गुड, उन्हें वहीं बैठने दो। उन्हें एहसास होना चाहिए कि वो किसी से मिलने आए हैं, मैंने कहा और अपने प्राइवेट रूम में चला गया। वहां मैंने ड्राइवर वाली ड्रेस उतार दी। शीशे के सामने खड़े होकर मैंने अपनी सफ़ेद शर्ट पहनी और काली टाई लगाई और फिर वो कोट पहना जो मेरी पावर को साफ दिखा रहा था। बालों को मैंने ठीक किया और कलाई पर घड़ी बांधी। शीशे में अब सूरज ड्राइवर नहीं बल्कि एडवोकेट अर्जुन खड़ा था। मेरी आंखों में वही चमक थी जो कभी मेरे बाप की आंखों में हुआ करती थी। मैंने रोहित को इंटरकॉम पर कॉल की। क्या स्टेटस है? सर, वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, बार बार पानी पी रहे हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि सर अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, बस फ्री होने वाले हैं। रोहित ने हंसते हुए बताया। ठीक है, उन्हें और 15 मिनट तक इंतज़ार करवाओ। मैं चाहता हूँ कि उनका सारा गुरूर मिट्टी में मिल जाए ताकि जब वो मेरे सामने आए तो सिर्फ एक फरियाद करने वाले हों। मैंने हिदायत दी और कुर्सी पर बैठकर विक्रम के केस की फाइल दोबारा देखने लगा। केस कमजोर था लेकिन नामुमकिन नहीं। पुलिस की जांच पड़ताल में बहुत सारे झोल थे। ठाकुर साहब ने इमोशनल होकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी लेकिन ठोस सबूतों की कमी थी। अगर सही तरीके से पैरवी की जाती तो विक्रम बरी हो सकता था, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ विक्रम को बचाना नहीं था बल्कि चाचा को उनकी गलती का एहसास भी दिलाना था। दूसरी तरफ वेटिंग रूम में चाचा की हालत बहुत ही नाजुक हो रही थी। ये कमरा किसी 5 स्टार होटल की लॉबी के जैसा था। नरम सोफे, ठंडी हवा और दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। चाचा ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा वकील का ऑफिस नहीं देखा था। वहां आने वाले दूसरे क्लाइंट्स भी बहुत बड़े लोग लग रहे थे। कोई बिजनेसमैन था तो कोई राजनेता। चाचा खुद को उन सबके बीच बहुत ही छोटा महसूस कर रहे थे। रोहित उनके पास आया और एक और फाइल उनके सामने टेबल पर रख दी। हरदीप जी, वकील साहब अभी फ्री नहीं हुए हैं। उनके पास एक बड़े मंत्री का फोन आया हुआ है। आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, रोहित ने बड़े एटीट्यूड में कहा। चाचा बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं इंतजार कर लूंगा, बस मीटिंग हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये वही इंसान था जो गांव में किसी को भी अपनी हवेली पर 5 मिनट इंतजार नहीं करवाता था। आज यहाँ घंटों से बैठा था। 15 मिनट बाद मैंने रोहित को इशारा किया। रोहित ने वेटिंग रूम में जाकर ऐलान किया, हरदेव सिंह जी, वकील साहब बात करने के लिए फ्री हो गए हैं, आइए मेरे साथ। चाचा तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने कांपते हाथों से अपने कपड़े ठीक किए, भगवान का नाम लिया और रोहित के पीछे चल पड़े। वो एक लंबी गैलरी से गुजर रहे थे जिसके दोनों तरफ मेरे अवार्ड और शील्ड्स लगी हुई थीं। चाचा की नज़रें उन कामयाबियों को देखकर और ज़्यादा फैल रही थीं। मेरे ऑफिस के बड़े दरवाजे के बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे। उन्होंने रोहित को देखकर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर रोहित ने रास्ता दिया। चाचा ने गहरी सांस ली और अंदर दाखिल हुए। कमरा बहुत बड़ा था। सामने एक बड़ी टेबल रखी थी जिसके पीछे एक शख्स कुर्सी की पीठ की तरफ मुंह घुमाकर बैठा फाइल पढ़ रहा था। कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस था। नमस्ते सर, चाचा ने बहुत ही कांपती आवाज में कहा। मैंने एक लम्हे तक कुछ भी नहीं बोला, फिर धीरे से फाइल बंद की, कुर्सी घुमाई और चाचा की तरफ देखा। मैंने उस वक्त काला चश्मा लगा रखा था, इसीलिए वो तुरंत मेरी आंखों को नहीं देख सके। नमस्ते हरदेव जी, मैंने अपनी भारी और रौबदार आवाज में जवाब दिया। बैठिए। चाचा बैठ तो गए लेकिन उनकी नजरें अब मुझ पर ही जमी हुई थीं। शायद मेरी आवाज उन्हें जानी पहचानी सी लगी थी या शायद मेरे चेहरे के नैन नक्श उन्हें कुछ याद दिला रहे थे, लेकिन अभी उनका दिमाग उस तरफ नहीं जा सकता था कि शहर का ये प्रसिद्ध वकील उनका अपना ही ड्राइवर हो सकता है। मैं आपके बेटे का केस पढ़ चुका हूँ, ये कहते हुए मैंने बात शुरू की। हालात बहुत खराब हैं। भैरव ठाकुर ने जाल बहुत मजबूत बिछाया है, धाराएं भी गंभीर लगी हैं, उम्र कैद या फांसी होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। चाचा का रंग सफेद पड़ गया।
वो हाथ जोड़कर बोले, वकील साहब, भगवान के लिए मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे पास जितना पैसा है सब कुछ ले लीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। बस मेरे विक्रम को बचा लीजिए। वो बेकसूर है, उससे गलती हुई है, लेकिन वो कोई कातिल नहीं है। मैंने सुकून से उन्हें देखा। आपके पास पैसा तो बहुत है हरदेव सिंह, मैं जानता हूँ। वो भी जो आपने अपने भाई के बेटे से छीना था, वो भी तो आपके पास में ही है ना? ये सुनकर चाचा को जैसे करंट लग गया। वो अपनी जगह पर पत्थर हो गए। उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। आप, लेकिन आपको कैसे पता? उनकी आवाज गले में ही अटक गई। वकील हूँ हरदेव साहब, क्लाइंट की रग रग से वाकिफ होना मेरा काम है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे से अपना काला चश्मा उतारकर मेज पर रख दिया। अब मेरी आंखें उनकी आंखों में झांक रही थीं। वही आंखें जो कल रात उन्होंने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखी थीं। वही आंखें जो बरसों से उनके जुल्म को खामोशी से सह रही थीं। ध्यान से देखिए हरदेव साहब, क्या आप मुझे पहचानते नहीं हैं? मैं कुर्सी से टेक हटाकर थोड़ा आगे झुकते हुए बोला। चाचा की आंखों में पहचान की एक चमक कौंधी तो तुरंत डर और बेयकीनी में बदल गई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन शब्द साथ छोड़ गए। कमरे की हवा में एक भारी खामोशी छा गई थी, जो तूफान के आने का पैगाम दे रही थी। मेरे स्टाफ ने उन्हें तुरंत पानी पेश किया, लेकिन चाचा के गले से पानी नीचे नहीं उतर रहा था। कमरे में अब गहरी खामोशी पसरी हुई थी। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आपने मेरी बात सुनी ना? ये केस बहुत ही मुश्किल है। चाचा की आवाज अचानक भर आई। वह नजर उठाकर मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारा हक मार लिया। आज भगवान ने मुझे उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां मैंने तुम्हें खड़ा किया था। मेरा बेटा बेगुनाह है, उसे बचा लो। मैं उठा और चाचा के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं जानता हूँ कि विक्रम बेगुनाह है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया था, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो आप हैं। मैं एक वकील हूँ, और मेरा फर्ज है कि मैं बेगुनाह की मदद करूँ। मैंने चाचा के हाथ से फाइल लेकर कुर्सी पर वापस बैठ गया और उनसे वादा किया कि मैं आपका ये केस जरूर लड़ूंगा। उन्होंने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो मेरे कदमों में गिरने लगे। नहीं चाचा, मैंने तुरंत उन्हें थाम लिया। आप मेरे पिता की जगह हैं। भगवान के लिए मुझे शर्मिंदा ना करें, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। वो घबराकर मेरी तरफ देखने लगे। आप सबके सामने ये एक्सेप्ट करेंगे कि आपने मेरे पापा की जायदाद पर कब्जा कर लिया था। मैं ये नहीं कहता कि आप वो जायदाद मुझे वापस करें, क्योंकि मुझे अब उसकी जरूरत भी नहीं है। आज मैं खुद इस काबिल हूँ कि उस जायदाद से दुगनी दौलत मेरे पास है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप दुनिया के सामने ये सच स्वीकार करें, ताकि कोई इंसान ये सब देखकर किसी अनाथ के अधिकार पर कब्जा करने की हिम्मत ना करे। क्या पता उस अनाथ के अंदर इतनी ताकत आ जाए कि एक वक्त ऐसा आए जब हमें उसी के सामने झुकना पड़े। चाचा ने ये सुनते ही हैरत से मुझे देखा। बस इतनी सी शर्त है? तुम मुझसे सब कुछ क्यों नहीं मांग लेते बेटा? मैं तो सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैंने शांत लेकिन फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा। मुझे अब आपकी दौलत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना खोया हुआ मुकाम और इज्जत चाहिए। मुझे वो सच चाहिए जिसे आपने झूठ के पर्दों में छुपा दिया था। चाचा ने मेरी शर्त मंजूर कर ली और रोते हुए मेरे सिर पर हाथ रख दिया। तुम जीत गए सूरज, और मैं हार गया। आज मुझे एहसास हुआ कि बड़ा आदमी पैसे से नहीं, अपने जमीर से बनता है। लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि तुम मेरी ही आंखों के सामने रहते हुए इतने बड़े वकील कब बन गए, और मुझे पता ही नहीं चला। आखिर ये सब कैसे हुआ? चाचा की हैरत देखकर मुझे हंसी तो आई, लेकिन फिर मैंने उन्हें शुरू से सब कुछ बताया। मैंने बताया कि किस तरह शहर में ट्यूशन पढ़ाकर मैंने पैसा इकट्ठा किया, स्कॉलरशिप के एग्जाम्स निकाले और फिर स्कॉलरशिप के दम पर एडमिशन लिया, प्राइवेट एग्जाम भी दिए। उनसे मैं झूठ बोलता रहा कि मैं शहर में नौकरी कर रहा हूँ, जबकि असल में मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ कचहरी में प्रैक्टिस भी कर रहा था। वही मेरी काबिलियत को कुछ अच्छे वकीलों ने पहचाना और उन्होंने मुझे अपने जूनियर के तौर पर काम करने का मौका दिया। साल दर साल मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, लेकिन मैंने देखा कि कई वकील सिर्फ पैसे वालों का ही साथ देते थे
और उन्हीं को इंसाफ दिलवाते थे। इसी वजह से मैंने उन सब से अलग रास्ता चुना, सच्चाई का। मैंने कई गरीब किसान और मजदूर लोगों के केस मुफ्त में लड़े, जो पैसे वालों के खिलाफ थे। शुरू में मुझे बहुत दिक्कतें आईं, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां भी मिली। लेकिन जब एक एक करके मैं सबके केस जीतता गया, तो मेरे साथ जनता की ताकत जुड़ती चली गई। मैं एक निडर और साहसी वकील के तौर पर मशहूर हो गया। हर कोई मुझे जानने लगा और लोगों को समझ में आ गया कि मैं इंसाफ का रखवाला हूँ। इसके बाद तो मेरे पास एक से एक बड़े क्लाइंट आने लगे और मेरी पहचान बड़े बड़े लोगों के बीच में होने लगी। आज ऐसा कोई बड़ा बिजनेसमैन या मंत्री नहीं है जो मेरे नाम अर्जुन सिंह को नहीं जानता। ये सफर कोई 1-2 साल का नहीं है चाचा जी, ये सफर कई सालों का है, जिसे मैंने अकेले ही तय किया है, वो भी आप सबसे छुपाकर। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा, लेकिन फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी और जिसका भी हाथ थामा उसे भी कभी हारने नहीं दिया। मैं ये बात कर ही रहा था कि तभी मेरे असिस्टेंट ने बताया कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन बलवंत राय मुझसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। मैंने उसे तुरंत कहा कि उन्हें अंदर भेजो। वो जैसे ही अपने गार्डों के साथ अंदर आए, उन्होंने तुरंत ही मुझे गले से लगा लिया। ये खुशी इसलिए थी क्योंकि मैंने उनके एक बहुत मुश्किल केस को जीता था और इसी के लिए आज वो मुझे थैंक यू कहने आए थे। ये सब देखकर चाचा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके घर में जो लड़का एक मामूली नौकर के तौर पर काम कर रहा था, दरअसल उसकी पहचान उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। कुछ देर में बलवंत राय मुझसे मिलने के बाद चले गए और चाचा वहीं धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गए। उनके दोनों हाथ जुड़ चुके थे और वो बार बार भरे गले से मुझसे माफी मांग रहे थे। मैंने चाचा जी से कहा कि आप ये सब मत कीजिए, आप घर जाइए, आगे अब सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अगले 2 हफ्ते बहुत ही हंगामे से भरे थे। मैंने विक्रम का केस लड़ा। अदालत में मेरी दलीलों ने ठाकुर के झूठे गवाहों के परखच्चे उड़ा दिए। मैंने साबित किया कि विक्रम ने जो किया वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही था और वो सब किसी प्लानिंग के तहत नहीं था। मेरी कानूनी बहस इतनी करारी थी कि जज साहब को विक्रम की जमानत मंजूर करनी पड़ी और केस खत्म होने के मुहाने पर आ गया। जिस दिन विक्रम रिहा होकर गांव वापस आया, पूरे गांव में जश्न का माहौल था, लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। चाचा ने उसी शाम पंचायत बुलाई। ठाकुर भी वहां मौजूद थे, जो केस हारने की वजह से गुस्से से भरे बैठे थे। पूरा गांव जमा था। चाचा सबके सामने खड़े हुए, उन्होंने सिर झुका लिया था। विक्रम भी उनके साथ खड़ा था, जिसे अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। मेरे भाइयों, चाचा की आवाज कांप रही थी। मैं आज आप सबके सामने एक बात कबूल करना चाहता हूँ। भीड़ में खामोशी पसर गई। सब हैरान थे कि हरदेव सिंह क्या कहने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि मेरे भाई के मरने के बाद मैंने कहा था कि वो कर्ज में डूबे थे और मैंने ही उनका कर्ज उतारा है। चाचा ने गहरी सांस ली और फिर तेज आवाज में बोले, वो सब झूठ था, बिल्कुल झूठ। मेरे भाई पर एक पैसे का भी कर्ज नहीं था। मैंने लालच में आकर अपने अनाथ भतीजे सूरज का सब कुछ छीन लिया था। मैंने उसे नौकर बनाकर बेइज्जत किया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह था। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। ठाकुर के चेहरे पर टेढ़ी सी मुस्कान आ गई। चाचा ने मेरी तरफ इशारा किया। ये सूरज, जिसे आप सब मेरा ड्राइवर समझते रहे, ये दरअसल शहर का सबसे बड़ा वकील अर्जुन सिंह है। आज अगर मेरा बेटा जिंदा और सही सलामत मेरे साथ यहाँ खड़ा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सूरज की वजह से है। इसने मेरा बुरा चाहने की जगह मेरे बेटे की जिंदगी बचाई। उन्होंने आगे कहा, मैं आज सबके सामने मानता हूँ कि मैंने इसका अधिकार खा लिया था, लेकिन अब मैं उसे वापस लौटा रहा हूँ। ये हवेली, ये जमीन, ये सब कुछ सूरज की अमानत है। मैं आज ही ये सब कुछ इसके नाम पर करता हूँ। चाचा ने वे कागज मेरी तरफ बढ़ा दिए। विक्रम ने भी आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दो सूरज भैया, मैं बहुत ही गिरा हुआ नीच इंसान हूँ। ये कहते हुए विक्रम रोने लगा। मैंने भीड़ की तरफ देखा। सबकी आंखों में मेरे लिए अब एक अलग ही भाव था। मैंने वे कागज लिए और सबके सामने फाड़ दिए। कागज के टुकड़े हवा में बिखर गए। सब दंग रह गए। चाचा हैरत से मेरा मुंह देखने लगे। ये क्या कर रहे हो बेटा? चाचा चिल्लाए। मैंने उनसे कहा, मैं कभी वो हवेली वापस नहीं लेना चाहता था। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे पास अब सब कुछ है। आप मेरे चाचा हैं।
मेरे पिता की जगह हैं। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता था कि अनाथ को कभी भी कमजोर मत समझिए, क्योंकि कभी कभी भगवान उस इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि वो इस काबिल हो जाता है कि जो कल तक आपके सामने नौकर था, वो अपने अधिकार के लिए लड़कर बहुत ऊपर तक पहुंच जाए। मेरी आवाज गूंज रही थी, ये जायदाद आप ही रखिए। मेरे लिए भगवान ने जो रास्ता बनाया है वो इस सब से बहुत बड़ा है। मेरा मकसद आपको बेघर करना नहीं था, बल्कि आपके जमीर को जगाना था। मुझे खुशी है कि आज मेरे चाचा वापस आ गए हैं, वो चाचा जो बचपन में मुझे गोद में उठाया करते थे। ये कहकर मैं दौड़कर उनके गले लग गया और बच्चों की तरह रोने लगा। तुम बहुत बड़े हो सूरज, तुमने मुझे जिता दिया। चाचा भी रो पड़े। मैंने कहा, मुझे बस यही चाहिए कि दोबारा कभी किसी अनाथ को इस तरह नौकर बनने पर मजबूर ना किया जाए, क्योंकि असली ताकत घमंड में नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे चरित्र में होती है। मैंने विक्रम के कंधे पर थपकी दी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आज मैं ड्राइविंग सीट पर नहीं बल्कि पिछली सीट पर बैठने वाला था और ड्राइविंग सीट पर मेरा ड्राइवर मौजूद था। मैंने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। वो हवेली अब मेरी नहीं थी, लेकिन मैंने वहां के हर दिल को जीत लिया था और यही मेरी असली जीत थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी केवल शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, जो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित पात्र, घटनाएं और स्थान वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं रखते हैं। किसी भी व्यक्ति, समाज या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।